वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 24 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और अभी तक 23 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 24 तक पहुँच सकते हैं या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है भारतीय इतिहास में। भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इससे एग्जाम्स में। देखिए, कांग्रेस जो संस्था थी उस समय की, उसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। तो अधिनियम 1935 का है, तो अस्वीकार जो किया होगा वो 1935 के बाद ही किया होगा किसी न किसी अधिनियम में। 1916 तो इससे पहले की डेट है, 1925 भी इससे पहले की, इनको तो हटा दीजिए। अब या तो आंसर रामगढ़ अधिवेशन 1940 होगा या लखनऊ अधिवेशन 1936। तो इसका आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन है यहाँ पर, 4 भी, तीनों के तीनों भी सही हो सकते हैं, इनमें से कोई एक भी सही हो सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की। ये तीनों की तीनों चीजें की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 में, तो डी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में से एक प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की और इसने भारत के संघीय न्यायालय की भी स्थापना की। इसने किसने? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, और पूरी तरह से समस्त व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन ये भी समाप्त कब कर दिए गए? अगला जो चार्टर हुआ 1833 का। इन दोनों को याद रखिएगा, छोड़कर पूछे तो 13 का और सब कुछ 33। 1813 के चार्टर अधिनियम या एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जबकि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में केवल कंपनी को राजनीतिक कार्य संपन्न करने थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया मेला का आयोजन किया जाता है? मुड़िया मेला का आयोजन किया जाता है मथुरा में, उत्तर प्रदेश के, यानी यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मुड़िया पूर्णिमा मेला, जिसको मुरियो पूनो मेला भी कहा जाता है, का आयोजन हर साल गोवर्धन मथुरा वृंदावन में गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, राजा राम मोहन लगाकर या विवेकानंद लगाकर गलत मत कर देना इसको। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्ध बौद्धिक परंपरा में विश्वास करते थे वो। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में ये नारा किसका है, और उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता पूछ रहा है, किसके कारण थी भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः?
मदन मोहन मालवीय के कारण, सर विलियम क्रुक के कारण, या कर्नल एच एस अलकॉट के कारण, या ब्रिटिश सॉरी एनी बेसेंट के कारण। देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः एनी बेसेंट के कारण ही थी। ए है इसका आंसर। 1879 में कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की भारत आए और मद्रास में अडियार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट सोसाइटी की सदस्य बनी, ठीक है, लगभग 10 साल के बाद। तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित को कालानुक्रम रखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। देखिए, सबसे पहले तो तुलसीदास ही होंगे, तो जहाँ जहाँ एक है वही आंसर होगा, या तो आंसर ए है अभी है। सबसे पहले तुलसीदास के बाद आएंगे राजा राम मोहन राय, एक दो ही चल रहा है। उसके बाद फिर दयानंद सरस्वती आ जाएंगे, विवेकानंद तो नवीनतम ही है, तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा 3, तो बी है इसका आंसर। तुलसीदास का काल है 16वीं शताब्दी ईस्वी, राजा राम मोहन राय 1772 से 1833, दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 और विवेकानंद 1863 से 1902। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव निम्नलिखित में से कौन था? ए ओ हयूम ही था, ठीक है, ए ओ हयूम थे, सभी को पता है इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव ए ओ हयूम थे, इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। और कन्फ्यूज़न है डब्ल्यू सी बनर्जी में, ये कौन थे? 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये कुछ छोटा सा पैरा है, किसी एक के बारे में है। 1853 में जन्मे, यह पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? किसके विषय में है? दादा भाई नौरोजी, बी पी बाडिया, भीमराव अम्बेडकर, या बी एम मालाबारी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एम मालाबारी, यानी फुल फॉर्म है बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया। यह सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, सोच के देखिए, इससे भी कम थी विवाह की आयु। इसके बाद शारदा एक्ट आया, फिर मिनिमम 14 साल कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। ठीक है, 10वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष पूछ रहा है, कौन थे? ये थे जॉर्ज यूले। ठीक है, मुस्लिम पूछ लेता है पहला, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो हुआ था 1888 में, और इससे पहले 1887 में उसकी बदरुद्दीन तैयब जी ने। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो संबंधित रहे हैं, फिरोज शाह मेहता रहे, हकीम अजमल खान रहे, खान अब्दुल गफ्फार खान ये भी रहे, सर सैयद अहमद नहीं रहे। डी है इसका आंसर। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे, और 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। कंपनी कौन सी? अंग्रेजों की।
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? गुरु रामदास को। सिखों के 10 के 10 गुरु, गिनती से याद रखिएगा, प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। पहले तो याद ही रखिए, गुरु नानक देव। 10वें गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना। 9वें तेग बहादुर। 5वें अर्जुन देव। चौथे सिख गुरु रामदास के समय मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। रामदास और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर शहर बना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? रूपकुंड में, हेमकुंड में, ताराकुंड में, ब्रह्मकुंड में। एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है हेमकुंड में, और ये जगह है चमोली, उत्तराखंड में। किसी समय इतिहास में तो उत्तर प्रदेश में ही रही थी। ठीक है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में हेमकुंड जो है चमोली, उत्तराखंड नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके हाथों में था? ठीक है, PYQ प्रश्न है। ताराबाई, डी है इसका आंसर। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में ही था। ये कुछ युद्ध हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सामने पार्टियां हैं, मिलान करेंगे, एक फ्रेम में डालते हैं इसको। चलिए बताइए, सूरत की लड़ाई है 1664, प्रतापगढ़ की लड़ाई है 1659, पुरंदर की लड़ाई 1665 और संगमनेर की लड़ाई है 1679। छत्रपति शिवाजी महाराज 3 में कॉमन है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। और चौथे में क्या है? मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच यह आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी ने लड़ाई लड़ी थी। तो आखिरी होगी तो इसकी सन भी सबसे अंतिम ही होनी चाहिए। देखिए, संगमनेर की जो लड़ाई थी वर्ष 1679 में, यानी 1679 में, ये मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी ने लड़ाई लड़ी थी। तो डी तो सही सम्मिलित है यहाँ पर, डी का 4 ही होगा। सूरत की लड़ाई 1664 छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल गवर्नर इनायत खान के बीच हुई थी, ए का हो गया 3। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व वाली मराठा सेना और आदिल शाही सेनापति अफजल खान के बीच, बी का हो गया 2। बचा सी, तो सी का हो गया 1। छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच पुरंदर का युद्ध हुआ 1665 में। तो अब इसका जो बनेगा वो बनेगा ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। किस में है ये? ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, ये ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व वाली मराठा सेना और आदिल शाही सेनापति अफजल खान के बीच। सूरत की लड़ाई 1664, इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल गवर्नर इनायत खान के बीच। पुरंदर का युद्ध 1665 छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच। और सबसे अंतिम में है संगमनेर की लड़ाई 1679 में मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच आखिरी लड़ाई थी ये, जिसमें मराठा राजा शिवाजी ने लड़ाई लड़ी थी। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? बहू बेगम का मकबरा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में, बदला हुआ नाम अयोध्या। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम
उन्मातुल जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में अवस्थित है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? जीपीओ लखनऊ को। डी है इसका आंसर। देखिए, रंग थिएटर जीपीओ लखनऊ में स्थित है। यह ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों का मनोरंजन केंद्र था, जहां अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के लोग मनोरंजन के लिए आते थे या जुटते थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई, यानी ब्लडलेस रेवोल्यूशन? देखिए, रक्तहीन क्रांति से मतलब है ऐसा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव जो बिना किसी रक्तपात, सशस्त्र संघर्ष, ठीक है, या जान माल की क्षति के कारण हो जाए, उसे ही कहते हैं रक्तहीन क्रांति, जो विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन के रूप में थी। बी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है। देखिए, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी नाम दिया गया। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से की थी। अलग से प्रश्न बनेगा ABCD में, ठीक है। कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश से। और किसने? विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? शिखर द्रविड़ शैली में तो नक्काशियां किस में होंगी? नागर शैली में होंगी। देखिए, ये जो है ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि नक्काशियां और मूर्तियां जो हैं उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है, ठीक है। उत्तर भारतीय शैली यानी नागर शैली हो गई। बीसवां प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ए है इसका आंसर। देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी में बने थे। ये मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। इन मंदिरों की मूर्तियों की सुंदरता पूर्ववर्ती पल्लव शासकों के कलात्मक स्वाद को दर्शाती हैं। इन मंदिरों का निर्माण बौद्ध विहारों और चैत्यों की शैली में किया गया है। इन मंदिरों का नाम महाभारत के 5 पांडवों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इनमें से द्रौपदी रथ, भीम रथ और युधिष्ठिर रथ मंदिर प्रसिद्ध हैं। तो 20 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। धन्यवाद। न केवल यूपी PCS बल्कि किसी भी स्टेट के PCS के लिए इंपॉर्टेंट है ये GS की सीरीज़।